वहीं यूपी कैबिनेट की बैठक कल 5 केडी सीएम आवास पर हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में होमगार्ड को प्रशिक्षण अवधि में 786 रुपए भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया और इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा है कि रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए भारत सरकार के नेशनल हाईवे और रेलवे के साथ एमओयू किया जाएगा। 300 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जाएगा और इसमें राज्य सरकार का खर्च 10% होगा। इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि यूपी को एयरक्राफ्ट सर्विस और ओवरहॉलिंग का हब बनाया जाएगा। नोएडा में इसकी पहली यूनिट स्थापित होगी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 5 वर्ष के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत साल 2022-23 में 35 करोड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी इस बैठक में मंजूर किया गया है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट मौजूद है। हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अनिल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हम्माद नबी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, नमस्कार जी। अनिल मिश्रा जी, देखिए एक बड़ी सौगात जो है वो निकल कर आई, क्योंकि कैबिनेट बैठक हुई जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई तरह के बड़े निर्णय लिए हैं। 300 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। अब राज्य सरकार 10% खर्च जो है वो इस पर करने वाली है। क्या कुछ कहना है आपका इसमें, क्योंकि यूपी को अब एक तरह की बड़ी सौगातें जो है वो अब मिलने जा रही हैं। अनिल मिश्रा जी, देखिए, कल मंगलवार को यूपी कैबिनेट की हुई बैठक 15 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें से कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। यह लोक कल्याणकारी सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के हितों के लिए और जनता के दर्द को बखूबी समझने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है। छोटे छोटे मुद्दे जिनसे आम जनमानस का, आम आदमी का भला होता है, कर्मचारी का भला होता है, व्यापारी का भला होता है, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला का भला होता है, ऐसे निर्णयों को करने की हमारी परंपरा है और हर मंगलवार को, अक्सर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक करके ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। उसी कल कई बड़े प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसकी अभी आप जानकारी दे रही थी, और भी कई उसमें चीजें हैं। 14 प्रस्ताव पास हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी प्रदेश की सरकार चल रही है, सभी कैबिनेट के साथियों को, मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद जी को, श्रीमान ब्रजेश पाठक को, सभी कैबिनेट के साथियों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ठीक है अनिल मिश्रा जी। हम्माद नबी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। हम्माद नबी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ी बैठक हुई कैबिनेट की जिसमें कई तरह के प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। अब किस तरीके से अब आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसी तरह के काम नहीं करती है, युवाओं के हित के लिए योजनाएं नहीं निकालती है, नौकरियां नहीं निकालती हैं, विकास नहीं करती है। लेकिन अब कैबिनेट बैठक जब हुई कल, इसमें कई तरह की जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आई, जिसमें यह भी कहा गया है कि जो होमगार्ड है उनको प्रशिक्षण अवधि में 786 रुपए भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। जितेंद्र प्रसाद ने कल कैबिनेट की बैठक में सभी तरह की जो जानकारी है वो दी। और आपको ये बता दें कि 14 प्रस्तावों को कल मंजूरी दे दी है योगी सरकार ने। हम्माद नबी जी, नमस्कार मैडम। सबसे पहले मैं अपने बीजेपी से आए साथी का स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी, स्वागत। और उसके बाद जैसे कि आपने सबसे पहले कहा होमगार्ड्स के बारे में, तो मैडम मैं बात बता देना चाहता हूं कि होमगार्डों को कई साल के संघर्ष के बाद जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था उनका भत्ता सैनिक एक सिपाही के बराबर करने के लिए जी। और जब उनका भत्ते को सरकार नहीं सुना, न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तो उनका भत्ता एक सिपाही के बराबर किया गया। और इसमें जो कल बैठक में जो कल निर्णय पास हुआ है, इसमें जो ट्रेनिंग के दौरान दिखावे के लिए सिर्फ होमगार्डों को पैसों को बढ़ाकर बात करने की बात की गई। इसमें पहले न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब कहीं जाकर उनकी बात सुनी गई। बात की जाए CHCs की, सिटी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, तो उसको भी जो है कल मैडम पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। उसको भी अब पब्लिक प्राइवेट मोड पर चलाया जाएगा। हल्के हल्के हम क्या अपनी हर चीज को प्राइवेटाइज करते जाएंगे। आपने कहा नोएडा में 4 सेंटर पार्क बनने जा रहे हैं, उसमें कहीं से कहीं तक
बैठक में ये नहीं बताया गया कि 4000 जो रोजगार मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे। उसमें ये कहा गया है कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेंगे जी। यानी 4000 सरकारी नौकरियों की व्यवस्था नहीं है, रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होना एक अलग बात है और लोगों को रोजगार मिलना एक अलग बात है। नौकरियों का निकलना तथा रोजगार का पैदा होना एक अलग बात हो गई। इसमें कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की सरकारी नौकरी दी जाने की बात कल की बैठक में नहीं की गई है। ठीक है मैडम। फिर मैं आता हूं जो आपने कहा कि 35 करोड़ पौधे, पिछली साल भी 35 करोड़ पौधों की बात की गई है। पिछली साल भी योगी सरकार ने 25 करोड़ 51 लाख पौधारोपण करने की बात कही गई थी। लेकिन जब सरकार से ये सवाल किया गया कि ये पौधे कहाँ लगाए गए हैं और किस जगह लगाए गए हैं, तो सरकार और कहाँ कहाँ लगाए गए हैं और कहाँ कहाँ बचे हैं, बकाया पौधे कहाँ हैं, तो ये सरकार ये बताने में नाकाम रही थी। और अगर लगे हैं तो उसमें से कितने बचे हैं, यानी कितने पौधे लगे और कितने बचे हैं। पिछली साल भी 25 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने की बात की गई थी। लेकिन वहीं जब सपा सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पौधरोपण कार्यक्रम लगाया गया था, तो उसको गिनीज बुक में खुद आकर वो रिकॉर्ड दर्ज किया था और एक एक पौधे को गिना गया था कि कौन सा पौधा कहाँ पर लगा है और कितने पौधे लगे और कितने पौधे बचे। तो मैडम देखिए, कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। हम जो करें पारदर्शिता के साथ दिखना चाहिए और जो किसी भी बैठक में फैसला लिया जाए उसको रद्दे अमल में लाना चाहिए। कहना अलग होता है और उस पे एक्शन लेके उसको पूरा कराना अलग होता है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इसमें आपने भी कहा कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो मेरा ये सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप मीडिया है, हमारी आवाज को उठाने का काम आप ही लोग करते हैं, गरीबों की आवाज को उठाने का काम मीडिया ही करता है। एक स्वतंत्र भारत देश में हमेशा मीडिया ने किया है। तो मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से रोजगार का सृजन होगा, किस तरीके से युवाओं को नौकरी मिलने की बात जो आपने कहा कि नौकरी मिलेगी, कहाँ से नौकरी मिलेगी, किस तरह से जो उनकी नौकरी मिलने का खाका है वो कैसे तैयार किया जाएगा। क्योंकि मीटिंग में कहा गया है कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली व इनडायरेक्टली उनको रोजगार मिलेगा। नौकरी मिलने की बात कहीं से कहीं तक नहीं की गई है। और दूसरी बात, जो ये परियोजनाएं जो लागू हो रही हैं जिसमें मेंटेनेंस होगा एयरक्राफ्ट वगैरह का, तो हमारे पास तो पहले से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर में मौजूद है, हमारी सरकारी संस्था। तो फिर अडानी एंटरप्राइजेस 1 और अडानी परियोजना 2 के पास ये मेंटेनेंस का काम क्यों जा रहा है, मेरा ये भी सवाल है, आपसे भी सवाल है और मेरे अपने बीजेपी के साथी से भी सवाल है। ठीक है, हम मानव अनिल मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी। अनिल मिश्रा जी, देखिए एक बार फिर से अगर बात करें, रोजगार पर सवाल लगातार उठते हुए आए हैं और एक बार फिर से अब रोजगार पर सवाल उठा दिया गया यहाँ पर। और हमान नबी जी को भी अभी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने भी यही सवाल किया कि किस तरीके से आखिर ये जो योजना होगी वो पूरी होगी, क्योंकि कैबिनेट बैठक में अगर बात नौकरी की करें तो आज रोजगार काफी ज्यादा अहम है और ऐसे में रोजगार को किस तरीके से सरकार पूरा कर पाएगी। अनिल मिश्रा जी, कि मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि रोजगार केवल नौकरी के शब्द को ही कहना, देश में इतने ज्यादा व्यवसायी हैं, रोजगार करने वाले लोग हैं, ये उनकी एक तरह से बदनामी होगी कि इसका मतलब वो बहुत गिरा हुआ काम है रोजगार करना, व्यवसाय करना। मैं अगर नौकरी की बात करता हूँ, आज का अगर आज देश का युवा नौकरी की बात करता है, केवल उसको सरकार उसके लिए नौकरी निकाले तो गलत बात है। केवल और केवल सरकारी नौकरी ही सारी समस्या का हल नहीं है, ये बात हमको आपको समझनी पड़ेगी। रोजगार तरह तरह के माध्यमों से सृजन करना यह सरकार का काम है। रोजगार किसी भी माध्यम से मिले, बेरोजगार नौजवानों को काम मिले, उनकी आय बढ़े, उनकी आय, किसानों की आय दोगुना हो, व्यापारियों की आय बढ़े, हर बेरोजगार, हर खाली हाथ को काम मिले, ये भी सरकार के काम में आता है, एक चीज। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए सरकार ने 3196 करोड़ का व्यय को मंजूरी दी। आप हमको ये बता सकते हैं, आपने कहा कि जमीन पे कोई काम नहीं होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो खाद्यान्न, नमक, साबुदाना,
चना और रिफाइंड तेल वितरण हो रहा है वो गांवों में बंटता है कि नहीं बंटता है? आपकी सरकार में कोटेदार हजम कर जाते थे, कोटेदार मलाई खाते थे, पूरे सरकारी धन को डकार जाते थे और आम जनता तक कोई भी खाद्यान्न नहीं पहुंचता था। अंगूठे से मशीन में अंगूठा लगा करके हर एक गांव के व्यक्ति को खाद्यान्न, यहाँ तक कि निःशुल्क चना, साबुदाना, रिफाइंड तेल वितरण का काम हो रहा है। आप शासन की इतनी बड़ी योजना जो जमीन पे 100% पहुंच रही है, उसको आप एक सिरे से कैसे खारिज कर सकते हैं? आप कैसे कि सरकार की मैंने आपकी चना वितरण या खाद्यान्न वाली योजना पे सवाल ही नहीं उठाया, मैंने सवाल उठाया रोजगार पर। और मेरा दूसरा सवाल है कि जितनी भी परियोजनाएं जो हुई है इसमें व्यापारियों का कहां से कहां तक भला हो रहा है? आपने कहा कि व्यापारियों का भला हो रहा है, इसमें व्यापारियों का कहां से कहां तक भला हो रहा है? दूसरी बात गन्ने को लेकर, किसानों की बात मैं करना चाहता हूं सर। गन्ने को लेकर ये कहा गया कि बकाया जो गन्ना बचा है उस पे जो ब्याज का निर्धारण होगा उसके लिए समिति बनेगी। कब बनेगी, कैसे बनेगी जी, क्या होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं बताई गई। मैडम बनेगी, ये काम होगा, ये काम ऐसे होगा। हमें आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को इंस्टेंट डिसीजन लेने की जरूरत है। समिति बनेगी, फिर समिति की बैठक बैठेगी, बैठक में डिसाइड होगा, इतने महीने लग जाएंगे। आज किसान भूखा है, परेशान है, जानवर उसके खेत तबाह किए जा रहे हैं, तो उसको एक इंस्टेंट डिसीजन चाहिए ना। अभी तक आप उसकी ब्याज का दर क्या होगा यही डिसाइड नहीं कर पाए हैं। कल भी आपने बैठक की तो उसके लिए सिर्फ ये डिसाइड हुआ, उसके भी प्लीज ठीक है, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए एक एक करके। ठीक है कि समिति बैठेगी, समिति बनेगी, समिति कब बनेगी, कब बैठेगी, कब डिसाइड करेगी, कब इस चीज का हल आके निकलेगा? योजना का आपने बहुत लुभावनी नाम देते हैं, ये हमारी सरकार के अंदर बहुत अच्छी खूबी है। कोई भी योजना लाते हैं, चाहे अग्निवीर लाए चाहे कोई लाए, उसका नाम बहुत अच्छा होता है। कल इस योजना को नाम दिया गया ड्रॉप माई क्रॉप, ड्रॉप मोर क्रॉप। आपने नाम तो दे दिया कि ड्रॉप मोर क्रॉप, लेकिन कोई आपने प्लेटफॉर्म नहीं बताया कि किस तरीके से जो है क्रॉप्स की संख्या को बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो है इस पॉलिसी पे रद्द अमल में लाया जाए, कैसे इस पॉलिसी पे हम कैसे इम्प्लांट करेंगे। एमएसपी पे कोई बात नहीं की गई। किस तरीके से किसानों की आय दोगुनी की जाएगी? किसानों की आय अभी तक दोगुनी नहीं हुई। अगर आप धरातल पर आकर देखेंगे मेरे भाई, हमें किसानों की आय दोगुनी करना है और ये सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम है कि सत्ता को, विपक्ष को एक साथ मिलकर ठीक है किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए। हमानवी जी, जो कैबिनेट में प्रस्ताव, कल 14 प्रस्ताव जिस तरीके से पारित हुए, इसमें यही बोला गया है कि इससे रोजगार जो है, इन सभी प्रस्तावों से कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो भी अब बढ़ने वाला है। खासकर यूपी पर एक बड़ा जोर दिया गया है इस कैबिनेट बैठक के दौरान। तो ये जो रोजगार की बात जब सरकार कर रही होती है तो क्या वो गलत है? क्या इस तरीके के प्रस्ताव सिर्फ पारित किए जाते हैं, उन पर मुहर लगा दी जाती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर इन प्रस्तावों को उतारने की बात आती है तब क्या सरकार फेल हो जाती है? हमारा भी जी मैडम, ये देखिए आज और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कितना युवा आज बेरोजगारी की वजह से परेशान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी थोड़े दिन पहले 45 करोड़ युवा आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं, भारत के अंदर ऐसे हैं जो नौकरी लगने की उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं, जिन्होंने मान लिया है कि अब हमारी नौकरी लगेगी ही नहीं किसी भी युवा देश के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान आज एक युवा देश है जहां की आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम की है। तो वहां के 45 करोड़ युवाओं का ये मान लेना कि अब हमारी नौकरी लगना ही मुश्किल है, कितने ज्यादा अफसोस की बात है, कितनी ज्यादा तकलीफ की बात है कि जहां का युवा ये मानकर बैठ जाए। दूसरी बात मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि 20 करोड़ के 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अगर हम बात ये करें, इतनी बड़ी कैबिनेट मीटिंग जो कभी कभार बैठती है 100 दिन के सरकार के कार्यकाल के पूरे होने के बाद, उसमें अगर हम ये बात करें कि 4000 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार बढ़ेंगी। तो क्या ये ऐसा नहीं कि मैडम के ऊंट के मुंह में जीरा,
आपकी राय जानना चाहता हूँ। आप एक बहुत समझदार पत्रकार है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 4000 रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैदा होंगे, तो ये ऐसा क्यों वो जी रहा है? एक प्रोजेक्ट की बात बताई गई है, न कि पूरे सरकार की, न कि पूरे सारे विभागों की उत्तर प्रदेश सरकार के। वो एक इसके अलावा कल फिर कौन से रोजगार की बात की गई जो आपने कहा कि बहुत सारे रोजगार निकलेंगे? इसके अलावा तो कहीं से कहीं तक रोजगार सृजन होने की बात ही नहीं हो रही। आप उसके ठीक है अनु मिश्रा जी देखिए, जब भी कोई प्रस्ताव कैबिनेट से पास होता है, जब उन पर मुहर लगाई जाती है, कल भी 15 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी, उसके बाद फिर विपक्ष की अगर बात करें, यही सवाल हो जाते हैं, किस तरीके के प्रस्ताव तो पारित हो जाते हैं, लेकिन रोजगार की बात करें, रोजगार नहीं मिल रहा होता है। कई तरह के मुद्दे हर बार ऐसे ही उठते नजर आते हैं, फिर किस तरीके से सरकार जवाब दे पाएगी उनको? अनु मिश्रा जी, मैं ये बताना चाहता हूं अपने साथी को, मित्र को, कि ये किसी एक स्पेसिफिक यूनिट के बारे में कैबिनेट मीटिंग में जो 14 प्रस्ताव हैं, इसमें से एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके संदर्भ में लिखा गया है कि लगभग 4000 इससे प्रत्यक्ष रोजगार होंगे। आप उसको पूरी सरकार की 100 दिन की उपलब्धि बता दे रहे हैं। 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4-5 में, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी हमारे जितने विभाग हैं सभी मंत्री आएंगे। 100 दिन में हमने क्या किया है, क्या क्या किया है किस विभाग ने, सारी चीजें जनता के बीच होंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पहली चीज लीजिए आप। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक हमारी स्कीम चल रही है घरौनी योजना, इसी 14 में से वो भी एक प्रस्ताव पास हुआ है। आप समझिए स्थानीय निकाय में जिन गांवों को शामिल किया गया, हमारे पास 2 बिस्ते 4 बिस्ते में हमारा मकान है, हमें व्यवसाय करना है, कोई काम करना है, हैसियत बनवानी है, ठेकेदारी करनी है, मुझे मेरी संपत्ति का कोई मालिकाना हक नहीं था। हमारी सरकार ने कल कैबिनेट में पास किया कि स्थानीय निकाय में जो भी गांव प्रमाण पत्र का, और उससे वो ऋण ले सकते हैं। घरौनी योजना में उनको स्वामित्व दिया जाएगा। अभी तक स्वामित्व ही नहीं था, लोगों के पास आबादी की जमीन में लोग कब्जा थे, उनके पास कोई उसका प्रमाण पत्र नहीं था। हम उनको उसका मालिकाना हक दे रहे हैं, उनसे उनकी हैसियत बनेगी, उनको लोन मिलेगा, उनको घर बनाने का लोन मिलेगा, व्यवसाय का लोन मिलेगा और सस्ती दरों पर ऋण देंगे। ये छोटी छोटी चीजों की प्रशंसा करने के बजाय जो बड़े बड़े काम हमारी सरकार कर रही है, आप विपक्ष के हैं, केवल आपका धर्म हमारी बुराई करना है, केवल कमी निकालना है। आप जो अच्छे काम है तनिक कभी कभी उसकी प्रशंसा भी तो कर दिया करिए, ये जनता भी तो सुन रही है। मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ सर। मैं आपने जो बात कही, अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं सरकार के साथ में। लेकिन एक अच्छे विपक्ष का काम है जहां जहां पर उसे सत्ता पक्ष में कमी दिखाई दे उस पर वो सवाल उठाए। मेरे साथ साथ यही काम पत्रकारिता धर्म निभाने वाले मेरे पत्रकार बंधुओं का भी है कि वो भी अगर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से सवाल नहीं उठाएंगे तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष का और पत्रकारों का मानवी जी, लेकिन उनका सवाल ये है कि ये जो जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जाती है, एक भी योजना क्या विपक्ष को समझ नहीं आती? क्या सारी ही योजनाएं गलत होती? क्योंकि जब सवाल किया जाता है विपक्ष यही बात कहता है, विपक्ष का काम ही यही होता है, खुद ही जब बैठते हैं प्रवक्ता तब यही बात कहा जाता है मानवी जी की विपक्ष का कार्य यही है कि जो योजनाएं गलत हो उनको सही, उनका सही स्थान पर बताएं। मैडम जिन चीजों का मैंने सवाल उठाया, आप बता दीजिए मेरी इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी एक कमी, मेरा कोई भी सवाल गलत हो या मेरे किसी भी सवाल में कोई कमी हो तो आप उस कमी को बिल्कुल जग जाहिर कर सकती हैं। मैंने किसानों की आय दोगुनी कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, इस पर सवाल उठाया। मैंने सवाल रोजगार पर उठाया। मैंने सवाल ये उठाया कि इस योजना में व्यापारियों के लिए, कल जो बैठे हुए व्यापारियों के लिए क्या है, शिक्षा को लेके इसमें कौन सी बात कही गई, जो कि हमारे रोजगार की जो बात कर रहे हैं आप, सरकार अगर केंद्र सरकार की बात ही हम कर लेते हैं यहाँ पर, केंद्र सरकार भी तो यही कह रही है कि अग्निपथ योजना को लेकर भी एक तरीके का रोजगार ही पहुंच रहा है। उसके बाद जब रोजगार दिया जा रहा है उसमें भी विपक्ष यही कह रहा है कि हित के लिए नहीं होती हैं योजनाएं, तो किस तरीके से योजनाएं पूरी करी है? योजना पे सबसे बड़ा सवाल तो उन्हीं अग्निवीरों ने उठा दिया जो सेना में जाना चाह रहे थे। विपक्ष ने तो इसमें कोई इतना बड़ा सवाल नहीं उठाया। जिन लोगों को जाना है, प्रदर्शन करने वाले कौन थे? विपक्ष के लोग थे या आपने एक आम नागरिक को देखा? या आप उन लड़कों की दर्द और तकलीफ को समझने के बजाय आप विपक्ष से सवाल कर रही हैं। आपने उन लड़कों की दर्द और तकलीफ देखी जो पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं,
सेना में जाने के लिए, एक सर्वोच्च नौकरी पाने के लिए, एक सम्मानीय नौकरी पाने के लिए आप उनसे कहते हैं, आप आए निकल कर एकदम से अचानक से, और आपने रातों रात ये फैसला सुना दिया कि 4 साल से ज्यादा अब किसी भी अग्निवीर को नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आप ही के एक सांसद, चुने हुए सांसद लोकसभा के कैलाश विजयवर्गीय जी ये कहते हैं कि 4 साल बाद अगर मुझे सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो मैं अपने अग्निवीर को वरीयता दूंगा। यानी अब जो 4 साल अग्निवीर में नौकरी करके जो रिटायर्ड सेना का एक लड़का आएगा, वो अंबानी और अडानी के गेट पे खड़े होकर उनकी ड्यूटी बजाएगा। ये सवाल मेरा आपसे भी है और मेरे मित्र से भी है। आप बताइए अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो। अगर ऐसे लोगों की आवाज बनना एक विपक्ष का काम नहीं है, आप मुझसे कह दीजिए मैं कल से बोलना बंद कर दूंगा, कल से क्या अभी से बोलना बंद कर दूंगा। ऐसे लोगों की आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा मैडम? उठाइए, लेकिन ठीक है, मेरा एक ठीक है मैडम, अग्निवीर वाले विषय मानवी जी, लेकिन अगर बात करें यूपी की, जब समाजवादी पार्टी थी तब भी यही बात कही जा रही थी कि अगर पर्यटन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, टूरिस्ट प्लेसेस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया समाजवादी पार्टी ने, कई तरह के ऐसे पार्क बनाए जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत मिले, इसके लिए भी कई तरह की पहल जो थी। उसके बाद जब सरकार चली गई भाजपा, उसके बाद भी ये सब बातें भी समाजवादी पार्टी ने रखी। लेकिन अब एक बार कल जिस तरीके से ये जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें भी भाजपा भी अब पार्क पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी है। आपको बताना चाहेंगे कि 35 करोड़ अब पौधारोपण भी होगा, इसी के चलते कई तरह की पहल जो है नई तरीके से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। हमाना भी जी, हमाना भी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, हमाना भी जी 25 करोड़ 51 लाख पौधरोपण की थी जी। पिछले साल ही 25 करोड़ 51 लाख पौधरोपण की बात की गई थी, वो आज कहाँ है? कहाँ ग्रीनरी दिखाई दे रही है? और जब ये सवाल पूछा गया कि कितने पौधे कहाँ लगाए गए और कितने पौधे ऐसे हैं जो बचे हैं जी, इसके बारे में कोई जवाब नहीं बता सका। पौधे तो तब दिखेंगे जब आप लोग जमीन पे उतरेंगे। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पौधे लगाए थे, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मिश्रा जी, अखिलेश जी गए होते तो शायद उनको पौधे दिख जाते। देखिए, धरातल की बात अगर की जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जब पौधारोपण कार्यक्रम किया गया था तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने खुद आकर उत्तर प्रदेश में सम्मानित करने का काम किया था। और आज भी ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कोई मेरे घर की किताब तो है नहीं। विश्व की सबसे जानी मानी किताब जिसको कहा जाता है, जिसमें इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स दर्ज होते हैं, एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा पौधारोपण करने का ये रिकॉर्ड आज भी समाजवादी पार्टी के नाम, इस सरकार के नाम पर है। तो मैडम, इससे ज्यादा हम और क्या सबूत दे सकते हैं? ठीक है, ठीक है मानवी जी, ठीक है। आपने 35 करोड़ कह दिया, लेकिन इन पिछली बार आपने 25 करोड़ का दावा किया था। कहाँ है वो सारी ग्रीनरी? कहाँ है वो बचे हुए पौधे? कहाँ है, कहाँ पौधे लगे? इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, ठीक है मानवी जी, अनिल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूपी कैबिनेट की बैठक में कल 5 केडी सीएम आवास पर यह हुई और आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री भी कल शामिल हुए। इसमें 14 प्रस्तावों को कल मंजूरी दी गई है। वहीं बैठक में होमगार्ड को प्रशिक्षण अवधि में 786 रुपए भत्ता देने का भी फैसला जो है वो लिया गया। और आज इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारा नबी समाजवादी पार्टी से और अनिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम तरह की जानकारी इस कैबिनेट बैठक को लेकर दी। साथ ही साथ विपक्ष ने यहाँ पर भी कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर दिए कि कई तरह के प्रस्ताव जो है वो बैठक में अक्सर पारित होते हैं, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो धरातल पर ये जो प्रस्ताव है वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। तो किस तरीके से कल बैठक में यह भी बोला गया कि होमगार्ड को प्रशिक्षण अवधि में 786 रुपए भत्ता देने पर भी निर्णय लिया गया था। और जितिन प्रसाद ने आपको बताना चाहिए कि इसकी जो पूरी जानकारी है वो कल दी थी। साथ ही साथ रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए भी भारत सरकार के नेशनल हाईवे और रेलवे के साथ एमओयू जो है वो भी किया जाएगा। 300 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज भी बनाए जाएंगे और इसमें राज्य सरकार का जो खर्च है वो 10% तक होगा।